मैं डॉक्टर राय आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले मैं एक चीज अपनी राय कह दूं, क्योंकि यहाँ पे मेरे एक साथी ने बताया, आरएसएस के जो भागवत साहब ने प्रणब मुखर्जी से सर्टिफिकेट कहा है कि प्रणब मुखर्जी ने उनको धर्म का क्या क्या सर्टिफिकेट दिया था। मैं इसलिए इस बात को कह दूं कि जब चूंकि भागवत जी प्रणब मुखर्जी का नाम ले आए हैं, प्रणब मुखर्जी को हरदम याद रखा जाएगा अंबानी के सहयोगी या अंबानी के साथ मिलकर जो इस देश में कॉर्पोरेट बेईमानी हुई थी और किस तरह से एक एक व्यक्ति को आपने फायदे पहुंचाए थे। वो कांग्रेस से निकल के भी प्रणब मुखर्जी ने अपनी ताकत देख ली थी और कांग्रेस में आके भी, और फिर वो कांग्रेस को लास्ट में जिस तरह से गाली दे रहे थे, अब उनकी जो लड़की हैं वो कांग्रेस को गाली देने का काम बीजेपी के इशारे पे करती है। मैं इसलिए ये दर्शकों को बता दिया कि जानना जरूरी है कि आज अंबानी नहीं होते अगर प्रणब मुखर्जी उनके सहयोगी के रूप में एज एज रिलायंस वर्कर वो भारत की कैबिनेट में काम नहीं कर रहे होते। मैं एक चीज जरा और अब राय साहब आपसे 2-3 सवाल हैं। एक मेरे और सब दर्शकों के सवाल है। मेरे एक दर्शक हैं रजनीश कुमार, कह रहे हैं आनंद जी डॉक्टर सीवी राय जी से कहिए कांग्रेस ने अगर शुरू में ही आरएसएस की लगाम कसी होती तो देश को ये अच्छे दिन नहीं नसीब होते। और आप सभी देखिए, ये बहुत से लोगों का राय साहब कहना है कि गलती कांग्रेस की है, और आज जो बीजेपी या पिछले 10-10.5 साल से जिस तरह का रूल हम लोग कर रहे हैं, ये केवल और केवल कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। और अगर कांग्रेस जिम्मेदार है तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि इससे मुक्ति दिलाए इस देश को। उसके बाद जो अच्छा है बुरा है वो अलग बात है। और मेरी एक दूसरे दर्शक है, उन्होंने आपके लिए स्पेसिफिकली आपके लिए कहा है, सीपी राय सर, ऑन पॉपुलर डिमांड प्लीज शेयर डिटेल्स ऑफ आवर हिस्ट्री वंस अगेन, व्हाई सरदार पटेल जी डिड नॉट बिकम पीएम। ये आपने एक बार बहुत विस्तार से इसको कहा था, संक्षेप में आज थोड़ा, क्योंकि उतना विस्तार नहीं, किसी भी स्टेज पे बता दीजिएगा, क्योंकि ये भी एक जानना जरूरी है। ऐसा लगता है कि सरदार पटेल कोई आरएसएस के कैंडिडेट थे और उनके अगेंस्ट उन्होंने कैसे कैसे वो किया गया, उस पर भी एक छोटी टिप्पणी कर दीजिएगा तो हमारे दर्शकों को आपकी सब बातें याद रहती हैं। एक बात जी। मैं सर आनंद जी, मैं जब जुड़ा था तो आलोक जी बोल रहे थे। आलोक जी ने कई सारे मुद्दों को, ऐतिहासिक तथ्यों को, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, तमाम चीज़ों को बड़े ही सलीके से पेश किया, और मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शकों को वो तमाम जानकारियां मिली होंगी जो उनके दिमाग में सवाल होंगे। प्रभात जी ने गुजरात की कांग्रेस का जो वस्तु स्थिति है, वहाँ जमीनी हकीकत है, उसको बिल्कुल सफाई के साथ उन्होंने वहाँ का पेश किया। निश्चित तौर पर अगर वैसी स्थितियां ना हो तो फिर पार्टी को लगातार हारना क्यों चाहिए, इतने सालों से लगातार। और धर्मराज जी ने भी बहुत ही विद्वतापूर्ण तमाम बातें कही। कांग्रेस पार्टी आज़ादी की लड़ाई से निकली हुई पार्टी है। जो दोस्त पूछ रहे हैं कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने, सरदार पटेल तो 1950 में उनका निधन हो गया था। अंतरिम प्रधानमंत्री या उसको पहले कुछ और नाम दिया गया था, उसका जरूर सवाल था, और उस पर सरदार पटेल जी ने खुद ही उनको अपना नेता माना था। और उनके तमाम, मुझे लगता है कि सवाल पूछने के बजाय दोस्तों, आप लोग ये अपने गूगल पर तमाम चीज़ें सर्च करते होंगे। अब तो ग्रो करके आ गया है, एक AI ऐप आ गया है, उस पर सवाल पूछिए, बहुत सारी चीज़ों पर बहुत ही क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा और तमाम चीज़ें जानकारी मिल जाएंगी। व्हाट्सएप से जो आरएसएस सवाल पहुंचा रहा है आप लोगों के दिमागों तक, अगर वो आरएसएस के सवालों पर जूझते रहेंगे, धीरे धीरे देश बर्बाद हो जाएगा और आप भी बर्बाद होंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी बर्बाद होंगी। मैं उन सारे सवालों पर जूझने के बजाय राय दूंगा कि गूगल कर लीजिए, ग्रोक से पूछ लीजिए, बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। मैं क्यों दूं जवाब, वो तो अमेरिका के मस्क का बनाया हुआ ऐप है और वो आपको जवाब देगा, तो ये नहीं लगेगा कोई कांग्रेस समर्थक जवाब दे रहा है। उस पर उन सारे सवालों पर सवाल पूछिए जो सवाल भी आरएसएस ने आपके दिमागों में डाल रखे हैं। अभी आनंद जी, लड़ाई बड़ी गंभीर है। कौन कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं है। सोशलिस्टों को भी जिम्मेदार कहा जाता है आरएसएस के बढ़ने के लिए। आरएसएस यहाँ तक पनपी, इतनी दूर तक आगे बढ़ी, कांग्रेस को भी जिम्मेदार कहा जाता है। निश्चित तौर पर जब कांग्रेस इतने लंबे समय तक सरकार में रही है और उसको दिख रहा था कि आरएसएस की फांसीवादी विचारधारा है, वो हिटलर और मुसोलिनी को अपना आदर्श मानती है। गोलवलकर की किताबें तब भी छप चुकी थी और उनके बारे में तो बहुत बाद में हम लोगों ने चर्चा करना शुरू किया, तब आम आदमियों तक चर्चा पहुंची, वरना उसके पहले तक जब हम लोगों ने शुरू नहीं किया था ये चर्चा गोलवलकर की किताबों और उनके आइडियाज के बारे में, उसके पहले हमने उनके बारे में सुना भी नहीं था। कांग्रेस के विद्वानों को, कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े विद्वान तब भी थे और आज भी हैं, उनको इन चीजों की जानकारी थी। ये सच है कि उनको रास्ता निकालना चाहिए था।
उनको जिम्मेदार बता। अगर कोई संस्था बनी और कह रही है हम लोग सांस्कृतिक संगठन है और सांस्कृतिक काम करने के लिए है, सरदार पटेल ने जब उनको बैन लगाया और उसके बाद उन्होंने जब तमाम अपनी सफाइयाँ पेश किया, जब इमरजेंसी में उन पर बैन लगा और उसके बाद देवरस ने चिट्ठी लिखी और उन्होंने अपनी तमाम सफाइयाँ पेश किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं हम तो केवल अपने सांस्कृतिक काम करेंगे, राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे, इस तरह की बातें कहा, तो उनकी उस जबान को पकड़ करके, उन चिट्ठियों को पकड़ करके उनको उस रास्ते पर रखना चाहिए था। उनका हिसाब किताब पूछ लेना चाहिए था कि भाई हर आदमी को हिसाब किताब देना पड़ता है देश में, आप भी अपना हिसाब किताब दे दीजिए, आपका क्या अकाउंट है, कैसे चलता है, आपका संगठन है तो उसकी मेंबरशिप कैसे है, उसका चुनाव कैसे है, उन सारी चीजों के बारे में पूछ लेना चाहिए था। लेकिन वो तो हो गया। अब तो सवाल यह है कि अब लड़ाई सामने क्या है। अब देश किस संकट से के दौर से गुजर रहा है। फांसीवाद धीरे धीरे दस्तक दे रहा है, बल्कि पैर फैला रहा है और बड़ी तेजी के साथ पैर फैलाता चला जा रहा है। यह देश लाखों लोगों की कुर्बानी से आजाद हुआ, सैकड़ों साल की गुलामी के बाद आजाद हुआ, बड़े कष्ट सहने पड़े लोगों को। ऐसे तमाम लोग हैं, मैं कहाँ कहाँ का जिक्र करूं। जो लोग जलियांवाला बाग नहीं गए उनको जाना चाहिए, अपने बच्चों को लेके जाना चाहिए। जो लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं उनको मोहम्मदाबाद तहसील में, अगर ईस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं तो मोहम्मदाबाद तहसील में चले जाना चाहिए, जहां पर एक झंडा लगा है जिसपे गोलियों के तमाम छेद हैं और 12 लोगों के शहीदों के वहां पर नाम लगे हुए, जिसमें महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक सब लोग वहां गए थे। उन जगहों पर जाने पर पता लगता है कि क्या क्या झेला लोगों ने और कैसे मुश्किल से आज़ादी मिली है। ये आज़ादी शहीदों की शहादत से आज़ादी मिली, आरएसएस वालों की गद्दारी से नहीं मिली। आरएसएस वालों का बस चला होता तो गोलवलकर तो ये चाहते थे, सावरकर ये चाहते थे कि नेपाल के राजा को यहाँ का राजा बना दिया जाए, वैसे तो आज़ादी दी ही ना जाए। अगर यहाँ पर दलितों को, मुसलमानों को, महिलाओं को बराबर का स्थान मिल रहा है तो ऐसी आज़ादी के बजाय 100 साल की गुलामी मंजूर है। और आज़ादी देनी हो तो नेपाल के राजा को राजा बना दीजिए और उनके नेतृत्व में ये देश चलना चाहिए। इस तरह के तमाम विचार संघियों के रहे हैं, जो संघ के उनके आदर्श उन लोगों के। इन सारी बातों पर दरअसल बड़े पैमाने पर जनता में बात नहीं हो पाती। आज मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, मैं अभी भाषण सुन रहा था, ये दुख के साथ कह रहा हूं, मैं जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है उसके भाषण सुन रहा था। मैं जिस चैनल पर भाषण सुन रहा था, जो लाइव दिखा रहा था, उस पर किसी भी समय में 300 से ज्यादा लोग ऑनलाइन उसको देखते हुए मुझे नहीं मिले। 240, 242, 260। बाकी कांग्रेसी क्या मर गए हैं क्या? देश भर में जो लाखों कांग्रेसी हैं वो वहां क्यों नहीं मौजूद थे? उन्होंने ढूंढ करके इन भाषणों को क्यों नहीं सुना? उनको क्यों नहीं इच्छा थी कि कांग्रेस अहमदाबाद में क्या कर रही है? उनको क्यों नहीं इच्छा थी कांग्रेस का बहस किस दिशा में जा रही है वो सुने और जाने? मुझे अफसोस हुआ उसका। दूसरा, हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता रहे आनंद जी, जब किसी शिविर में जाते थे या अधिवेशन में जाते थे तो वहां से लौटने के बाद तमाम दिमाग साफ हो जाता था। नेतृत्व एक लंबा भाषण करता था, कई लोग करते थे और तमाम मुद्दों पर वो सारी बातें खुल के कह दिया करते थे जो लोगों की जानकारी में होनी चाहिए, सत्ता के खिलाफ भी और अपने पक्ष में भी। अपना वैचारिक हमारा धरातल क्या है, सत्ता के खिलाफ अगर हम कुछ कह रहे हैं तो फिर हमारा विश्व व्यू क्या है, ये कह दिया करते थे। मैंने आज ये महसूस किया कि आज लिखित पढ़त में क्या जारी होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन तमाम मुद्दे ऐसे थे जो अनछुए रह गए। उन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए थी। वैसे तो टीवी और मीडिया आपको जगह नहीं देता, लेकिन अगर आज कुछ लोग आपको स्थान दे रहे हैं, कुछ बहस हो रही है, तो आज चर्चा होनी चाहिए थी चीन के हमले की। चीन के द्वारा घेरी गई जमीन पर चर्चा होनी चाहिए थी, बड़े पैमाने पर होनी चाहिए थी। यह देश के साथ गद्दारी है, कोई न घुसा है न कोई आया है। इसको आज डिक्लेयर करना चाहिए था कि ऐसा बोलने वाला आदमी देश में गद्दार माना जाए या न माना जाए। यह सवाल आज उठा देना चाहिए था। यह सवाल क्यों नहीं उठा, मुझे इसका अफसोस है। इसके बाद देश की जो आर्थिक स्थिति है, जो कर्जा जिस तरह से बढ़ा है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से रुपए का मूल्य घटा है, जिस तरह से सोना आसमान पर पहुंचता जा रहा है, आर्थिक चीजों के जो जानकार लोग हैं उनकी इसकी समीक्षा करनी चाहिए थी। विदेश नीति पर 16 मई 2014 को मैंने कहा था, जिस दिन श्रीमान चुनाव जीते थे और मुझे एक नेशनल चैनल ने पूछा था कि विदेश नीति में क्या फर्क पड़ेगा इस सरकार के आने पर, तो मैंने ये कहा था कि विदेश नीति लोग तय करते हैं जो 50 साल आगे देखते हैं। आरएसएस की पूरी जमात 5000 साल पीछे देखती है, इसलिए अगर ये पुरानी विदेश नीति को कायम भी रख पाए तो इनका इस देश पर एहसान होगा। और मेरी बात सही साबित हुई थी। आर्थिक नीति में जो मैंने कहा था वो बात भी सही साबित हुई।
16 मई 2014 को। इन सारे मुद्दों पर ऐसे मौके पर जब आपके 2-4 हजार लोग मौजूद है सामने, जो जिले जिले के या नहीं तो मंडलों से आए हुए हैं, पूरे देश से लोग आए हुए हैं, उन पर तफसील से आज बात होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे वो तफसील दिखलाई नहीं पड़ी, वो मुझे व्यापकता उसमें दिखलाई नहीं पड़ी, मुझे उसका दुख पहुंचा। हम लोग चूंकि फांसीवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, कलम से जबान से जैसे हो सकता है लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं, हम उसके खतरे को महसूस कर रहे हैं। हमको लग रहा है हम लोग जब अपने पुराने राजनीतिक दल में काम कर रहे थे तो कुछ समय ऐसा भी था कि आरएसएस के साथ भी काम करने का मौका मिला, वो जेपी मूवमेंट रहा हो या उसके आगे पीछे, उनके साथ उनका चरित्र हमको मालूम है, उनका चरित्र हम जान चुके हैं, इसीलिए दोहरी सदस्यता का सवाल उठा करके उनके खिलाफ लड़ाई छिड़ी थी। हम जब उनका चरित्र जान चुके हैं तो कांग्रेस तो उनका चरित्र जानती ही है। ऐसे में जो बड़े पैमाने पर लड़ाइयां हमारे सामने, जो गंभीर चिंताएं हमारे सामने हैं, और फांसीवाद आएगा तो क्या क्या हो सकता है, इसकी एक बड़ी पिक्चर आज के अधिवेशन में पेश की जानी चाहिए थी, बांट लेना चाहिए था सब्जेक्ट अलग अलग बड़े नेताओं को, और इस पर एक बड़ी पिक्चर आज देश के सामने पेश करनी चाहिए थी, और उन सारे मुद्दों पर आज सवाल उठना चाहिए था। मैं सबके भाषण तो नहीं सुन पाया, हो सकता है किसी ने चीजों को टच किया हो। शेर व शायरी की अलग जगह होती है, शेर आप सुनाइए जाके किसी शायरी की महफिल में, ये राजनीति की महफिल है। राजनीति की महफिल में राजनीति की चिंताओं की बात जरूरी हो जाती है और गंभीर चिंताओं की बात जरूरी हो जाती है। ठीक है, राहुल जी एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत गंभीरता के साथ चीजों को महसूस कर रहे हैं, जो ईमानदार हैं, जो सच्चे हैं, जो लगातार लड़ रहे हैं, जो डर नहीं रहे, जो ईडी और सीबीआई से नहीं डरे, जिनसे घंटों पूछताछ की गई लेकिन डरे नहीं, जो लगातार आक्रामक है। लेकिन एक अकेले आदमी के बूते पर छोड़ करके सब लोग सो जाएं तो ये लड़ाई निश्चित तौर पर वहां तक नहीं पहुंच पाएगी जहां तक पहुंचनी चाहिए। बहुत अच्छी धर्मराज जी ने बात किया कि ईमानदारी होनी चाहिए चीजों के बारे में, सॉफ्ट हिंदुत्व और उसके बारे में आपने बात किया, आर्थिक नीति के नेहरू की नीति के बारे में बात किया, ये बड़े गंभीर सवाल थे और मुझे लगता है धर्मराज जी के सवालों को कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को सुनना चाहिए। हमारे सामने गंभीर चुनौतियां, आनंद जी, उन चुनौतियों से हम आप सारे लोग बड़े चिंतित हैं, इसलिए चिंतित है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हम उनको क्या जवाब देंगे कि हम क्या कर रहे थे जब देश बर्बाद किया जा रहा था। ये समय एक बड़े गंभीर संकट का समय है। इस संकट के समय में जो भी चैतन्य लोग हैं, जो भी समझते हैं कि हम जिंदा हैं, जो जिंदा लोग हैं, जो जिंदा कौम है, उसके अपने अपनी जगह पर लड़ने की जरूरत है और अपनी अपनी जगह इन बातों का तर्कों के साथ उनकी काट करने की जरूरत है, अपना एजेंडा पेश करने की जरूरत है। राहुल गांधी अकेले दम पर अभी जिला अध्यक्षों की उन्होंने मीटिंग किया, सीधे जिला अध्यक्षों से बात किया, उनको कहा कि आपके पास ताकत होनी चाहिए। मेरा कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष के पास भी ताकत होनी चाहिए कि वो अपना निर्णय ले सके, अगर जवाब उसको देना है तो निर्णय ले सके, उसके पास भी ताकत होनी चाहिए। उसके निर्णय कई कई महीने लटके क्यों रहे कि वो किसी चीज का अपने रिकमेंड करे और वो महीनों से लटका क्यों रहे। कांग्रेस बहुत बार तो मार खा जाती है अपने अनिर्णय की वजह से, उसके जो फैसले देर से होते हैं उसके नाते कई बार वो मार खा जाती है। इन सारी चीजों पर भी मुझे लगता है कि राहुल गांधी कुछ न कुछ सोच रहे होंगे, और अगर सोच रहे होंगे तो कुछ आने वाले समय में चीजें सामने आएंगी। समय ज्यादा नहीं है, उत्तर बिहार का चुनाव तुरंत है, उत्तर प्रदेश का चुनाव 2 साल में है और कुछ चुनाव 2 साल के अंदर है। उत्तर प्रदेश और बिहार, खासतौर पर गुजरात में अगर हरा दिया तो वो बड़ी हार होगी गुजराती बंधुओं की। और उत्तर प्रदेश बिहार देश की राजनीति तय करता है, क्योंकि 80 और 140 120 सांसद देता है। इन जगहों के चुनाव परिणाम बहुत कुछ मायने रखेंगे। उससे केवल सत्ता परिवर्तन होगा या उससे व्यवस्था और तौर तरीकों में भी परिवर्तन होगा, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को देना ही होगा। जी आनंद जी।